हे एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। जियो इको के पोर्शन में द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू सी इज़ द एग्रीकल्चर। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स में, बिकॉज बिहार इज़ एन एग्रेनियन इकोनॉमी एंड नॉट ओनली बिहार, इंडिया में भी एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द डोमिनेंट सेक्टर इन टूडे टाइम एज वेल। तो एग्रीकल्चर टॉपिक को करना इज़ वेरी वेरी क्रूशियल, not only for the geo and economics portion but also for the other part as well. You can include it in science tech, you can include it in current affairs. ठीक है, so science tech में तो जैसे in science tech itself we will going to see the science tech technology which has the applications in the agriculture. तो वो चीज़ तो हम अलग से उसमें डील करेंगे। तो अभी जो आपको नोट्स मिलेंगे ना, उसमें हमने टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन भी ऐड कर दिया है, सो दैट कि आप जब एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो तो आपके पास एक ही जगह इकट्ठा नोट्स हो, उसको अलग अलग सेग्रीगेटेड फॉर्म में नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, बाकी जब हम लोग साइंस टेक जब का होगा तो उसमें आपका साइंस टेक एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर को भी हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, सो इससे पहले के जो भी टॉपिक्स हुए हैं आपके, आई होप आपने उसका क्लास अटेंड कर लिया होगा। लेक्चर्स में जो भी हम यहाँ पे लिखते हैं उसको आपने अपने नोट्स में लिख लिया होगा, स्नैपशॉट नोट्स आपने बना लिया होगा। अब जो आपका टास्क है, जितने भी टॉपिक अभी तक आपके कंप्लीट हुए हैं, एटलीस्ट 1 PYQ फ्रॉम ईच टॉपिक। सारे जो टॉपिक्स हमने कराए सबके एक PYQ आपको मिल जाएंगे। एटलीस्ट 1 PYQ आपका उस पर आंसर राइटिंग करो। उसको आंसर राइटिंग नहीं करोगे, बस पढ़ के बैठे रहोगे, तो क्या गारंटी है कि वहाँ एग्ज़ाम में जाके आप लिख लोगे। अभी प्रैक्टिस कर लो आंसर राइटिंग की, अभी देख लो कि आर यू एबल टू राइट एन PYQ और नॉट, क्योंकि ये चीज़ आना ज़रूरी है, तभी फिर आपका मेंस अच्छा जाएगा। प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया आपने ऑब्जेक्टिव नॉलेज के बेसिस पे, बट मेंस में सब्जेक्टिव तो होना ही चाहिए, बट एक स्किल होनी चाहिए कि आप आंसर राइटिंग विथ इन अ टाइम लिमिट कर पा रहे हो। लॉन्गर क्वेश्चन 38 मार्क का क्वेश्चन है, 20 से 22 मिनट सफिशिएंट है। एंड जो 8 मार्क्स के जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके लिए 6 से 7 मिनट। ये अप्रॉक्स मिनट्स आपके लिए हैं, क्योंकि इसी को आप जब जोड़ोगे, सबका एडिशन करोगे, तो यू विल गेट टू कवर द इंटायर पेपर इन 3 आवर्स। और 3 आवर्स ही आपको मिलेगा, उसमें भी आपका 5-10 मिनट फिलिंग में चला जाता है। इन्विजिलेटर आपका आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, अटेंडेंस लेंगे, साइन करेंगे, तो उस सब में चला जाता है। तो आपको उस हिसाब से मैनेज करना है आपको उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना है कि 3 घंटे 2 घंटा 55 मिनट 2 घंटा 50 मिनट में आपका पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज करो, नहीं करोगे तो फिर नहीं होने वाला। मेंस में बहुत भीड़ है, पूरे BPSC में भीड़ बढ़ चुकी है फ्रॉम द UPSC कैंडिडेट। मैंने जितने भी हमारे ही बैच से जो जुड़े हुए हैं बच्चे, ज़्यादातर बोलते मैंने UPSC का भी इंटरव्यू दिया है, मैंने UPSC का भी मेंस दिया है, मैं UPSC का प्रिपरेशन कर रहा था। तो वहाँ नहीं होगा, दे स्टार्ट लुकिंग फॉर द प्लान B, बैकअप ऑप्शन देखते हैं। एंड BPSC ही एक ऐसा स्टेट कमीशन है जो रेगुलर बेसिस पे एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है, एंड नॉट ओनली कि बस प्रीलिम्स करके लटक रही है या मेंस करके छोड़ दे रही है, पूरा एक फुल कर रही है। डिले करती है, पेपर चेकिंग में डिले हो रहा है, बट उसको कंप्लीट करती है। रिक्रूटमेंट पूरा फाइनलाइज कर रही है, ट्रेनिंग बहुत अच्छे से होती है आप लोगों की पोस्टिंग में देरी नहीं हो रही है। ठीक है, तो दैट्स वाई the BPSC has emerged as a backup plan, the most like a preferable backup plan for those of the candidates who are preparing in the UPSC for 2-3 years but they are not able to qualify. ठीक है, तो आपकी लड़ाई उनसे भी है। तो जब तक मेंस में अच्छा नहीं लिखोगे तब तक मेंस बहुत दूर है आपके लिए। तो आंसर राइटिंग करो। स्टिल यू हैव लाइक दिसंबर है आपके पास, थोड़ा दिन 10-9 दिन बचा है दिसंबर का आपके पास, फिर उसके बाद जैन है, फेब है, एंड मार्च का भी हाफ ले लो। ठीक है,
तो टाइम बहुत कम बचा है, पूरा मिला के भी आपके पास 3 महीना है। 3 महीना बहुत सफिशिएंट होता है अगर आप इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो, नहीं तो फिर आपको 6 महीना भी दे दे तब भी वो कम ही पड़ेगा। तो विदाउट ब्रेक डेली आंसर राइटिंग किया करो, एक ही क्वेश्चन किया करो लेकिन डेली किया करो, और करने के बाद उसका एनालिसिस ज़रूरी है, तभी वो आप बोल सकोगे कि हाँ मैंने प्रॉपर आंसर राइटिंग की है। चलो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, एग्रीकल्चर। जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला, एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रायोरिटी, प्रेफरेबल, हाईलाइटेड, इम्पॉर्टेंट, क्रूशियल टॉपिक फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। कोई भी मेंस ले लो, इवन व्हेन यू गो फॉर द इंटरव्यू, एग्रीकल्चर से आपके क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ एग्रीकल्चर? जैसा हमने इंडस्ट्री में देखा था या देखोगे आप आगे कि इंडस्ट्री एग्रीकल्चर और सर्विसेज एक तरीके क्या है, दीज आर द सेग्रीगेशन ऑफ द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो एग्रीकल्चर भी क्या है, एक सेक्टर है। ठीक है, एक इकोनॉमी का सेक्टर है, तो ऑब्वियसली एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो डील करती है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप से, जो डील करती है रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक से। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एग्रीकल्चर बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इंडिया और बीट बिहार इटसेल्फ एग्रीकल्चर इतना क्यों प्रेफरेबल रहा हिस्टोरिकली। इवन टुडे द अराउंड लाइक more than 40% of the population of India is involved with the agriculture, और रूरल एरियाज में चल जाओगे इट विल क्रॉस 70-80%। एग्रीकल्चर में सिर्फ उनका काम होता है। तो वाई द पीपल्स ऑफ इंडिया आर मोस्टली इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर हिस्टोरिकली, और अभी भी फैक्टर्स हैं बहुत सारे। द मेजर फैक्टर इज द जोग्राफिकल फैक्टर्स। अगर नेचर सूट नहीं करेगा एग्रीकल्चर को, अगर नेचर क्रूशियल नहीं होगा, अगर नेचर अडेप्टेबल नहीं है हमारे क्रॉप्स के अकॉर्डिंग, तो ऑब्वियसली वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकती। कंसिडर करो ना, जो हिमालय रीजन है वहाँ एग्रीकल्चर होती है? नहीं होती। होती भी है तो टी की होती है गार्डनिंग, टी गार्डनिंग होती है। नॉर्थ ईस्ट एशिया में, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, डेजर्ट में चले जाओ तो डेजर्ट में क्या एग्रीकल्चर का है, प्रोडक्टिविटी है उतनी। मिलेट्स जरूर होती है, लेकिन जो स्टेबल क्रॉप है हमारा राइस और वीट, क्या उसकी प्रोडक्टिविटी वहाँ होती है? नहीं होती। लेकिन एज इन जनरल अगर हम एग्रीकल्चर को देखें इंडिया में क्यों है, तो ज्योग्राफी इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर। तो फर्स्ट द एबिलिटी ऑफ सॉइल। सॉइल की एबिलिटी पे, सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक पे वैरी करता है किस तरीके का क्रॉपिंग पैटर्न होगा। नॉर्थ इंडिया में क्या है? राइस, वीट। वेस्ट इंडिया में क्या है? वीट है। साउथ इंडिया में क्या है? राइस है, इवन मिलेट्स हैं। वेस्ट इंडिया में मिलेट्स भी है। तो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द सॉइल्स, बिकॉज नॉर्थ इंडिया में क्या सॉइल्स मिलते हैं हमें? एलुवियल सॉइल्स। ठीक है, वेस्ट इंडिया में ब्लैक सॉइल, साउथ इंडिया में रेड सॉइल, लैटरेट सॉइल। तो ये सॉइल की डिफरेंसेस की वजह से द एबिलिटी ऑफ सॉइल लेड टू द एग्रीकल्चर ऑफ द डिफरेंट क्रॉप्स विच लेड टू द डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स एग्जिस्टिंग इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द इंडिया। एक तो रीज़न हो गया ज्योग्राफी में हमारा द सॉइल एबिलिटी। दूसरा हुआ द ग्रेट सोर्स ऑफ वाटर। वी हैव अ वेरी वाइड एंड वेरी डाइवर्स रिवर सिस्टम, डाइवर्स एंड द वेरी वाइड रिवर सिस्टम। ठीक है, तो इसमें हिमालय रिवर भी है, पेनिसुलर रिवर्स भी इन्वॉल्व है। सो द एबिलिटी ऑफ वाटर is not an issue for us, but still in the recent time we will see, when we see the irrigation potential, तब आपको पता चलेगा कि irrigation कितना कम होता है यहाँ पे। तीसरा, we have a tropical climate
tropical monsoon climate, we are mostly dependent upon the nature for the irrigation. अगर मॉनसून जिस टाइम बिगड़ जाता है, जिस साल बिगड़ जाता है, उस साल हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी डगमगा जाती है, बिकॉज वी डोंट हैव अ प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम फॉर अस. जब आप इरिगेशन, जैसे मान लो ये इंडिया है, इंडिया में इतनी एरिया है, यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नेट शोन एरिया. इसको क्या बोलेंगे? नेट शोन एरिया. बट इस वाले एरिया में बस 49% जो एरिया है, दिस वन, इसमें एक्चुअली इरिगेशन होता है, which is only 49%, that is 50% of the net shown area. तो नेट इरिगेशन एरिया सिर्फ हमारा इतना ही है. तो ये जो एरिया है, ये इरिगेशन की वजह से यहाँ पे हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी पहुँची हुई है. और बाकी का जो 51% एरिया है, इट इज़ फुल्ली डिपेंडेंट अपॉन द मॉनसून. अब इस इरिगेशन एरिया में जो 49% है, उसमें 40% जो इरिगेशन होता है वो कनाल सिस्टम के थ्रू होता है, जो इंदिरा कनाल आप पढ़ते होगे, इंदिरा गांधी कनाल. एंड जो रेस्ट 60% है वो हम लोग ग्राउंड वाटर से करते हैं. दैट्स वाई आप पंजाब और हरियाणा में देखोगे कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन कितना हो रहा है. ठीक है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन कितना हो रहा है. तो जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एग्रीकल्चर के लिए इंडिया में, इवन इन बिहार, वो है आपका ट्रॉपिकल मॉनसून. ट्रॉपिकल मॉनसून डगमगाता है. वी नो द रीज़न कि वाई द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी गेट्स अफेक्टेड. समझ गए? ठीक है. इसका और भी फैक्टर है, because of the historical factor as well. In the North India basically जमींदारी सिस्टम चलती थी. लार्ज चंक ऑफ लैंड सिर्फ जमींदार के पास थे, और वो अपने लैंड पट्टे पे, पर्ची पे लैंडलेस लेबर्स एंड फार्मर्स को देते थे. और बिकॉज ऑफ द कंड्यूसिव कंडीशन ऑफ द क्लाइमेट वो इस पर खेती करते थे. तो ये जो टेंडेंसी है लैंडलेस लेबर्स की, फार्मर्स की, वो अभी भी कंटिन्यू है. एंड दे प्रिफर टू वर्क इन द एग्रीकल्चर इटसेल्फ. ठीक है, दे प्रिफर टू वर्क इन द एग्रीकल्चर इवन. उसके अलावा India is one of the most populous country in the world. तो हमारे पास लेबर फोर्स ज़्यादा है. इस लेबर फोर्स का कैटेगराइजेशन करें तो हमारे पास जो मैनुअल लेबर करते हैं वो बहुत ज़्यादा है, और हमारे पास उतनी अपॉर्चुनिटीज़, विंडोज़ नहीं है जो इतने लेबर्स को केटर कर सके. तो बिकॉज ऑफ द कंड्यूसिव कंडीशन प्रोवाइडेड बाय द क्लाइमेट इटसेल्फ, जो मैनुअल लेबर्स बच जाते हैं वो एग्रीकल्चर में अपना हाथ जमाते हैं कि उनको कुछ तो इनकम मिल जाए. बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, जो गवर्नमेंट भी है वो फार्मर्स को सपोर्ट करती है एग्रीकल्चर्स में. ठीक है, बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर इटसेल्फ, जो इंडिया पहले भूखमरी से गुजर रही थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चरल इनोवेशन, रिनोवेशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से इंडिया बिकम अ सेल्फ रिलायंट इन द फूड. सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स इंडिया में एग्रीकल्चर क्यों इतना पॉपुलर है. इंडिया में एग्रीकल्चर अभी भी इकोनॉमी में वन ऑफ द डोमिनेंट इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ जो पॉपुलेशन उसमें इंगेज है. बट उसका जीडीपी ग्रोथ उतना नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू डाइवर्सिफाई द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर. ठीक है. सो
इंडिया में हमने देखा कि वाई द एग्रीकल्चर इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट इवन टुडे. These are the factors of it. Now we have seen कि एग्रीकल्चर होता क्या है इंडिया में, उसकी इम्पोर्टेंस इतनी क्यों है, what are the factor that led to contribution to that. बट अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अभी तक जो एग्रीकल्चर की ट्रेंड और प्रोडक्टिविटी रही है सिंस फ्रॉम लाइक हिस्ट्री से अगर हम लोग देखें आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो वो क्या रही है. इस पे एक क्वेश्चन ये आ चुका है, दैट्स वाई आई हैव इंक्लूडेड दिस टॉपिक. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आप लिखिए कि ट्रेंड एंड प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर. तो उससे एक हमें आइडिया मिल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है एग्रीकल्चर में, वाई द प्रोडक्टिविटी इस तरीके से क्यों है, एक ट्रेंड हम देखेंगे, एंड एज वेल एज कि व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन फॉर इट इन ऑर्डर टू इंक्रीज इज प्रोडक्टिविटी. ट्रेंड्स एंड प्रोडक्टिविटी